और तेज रफ्तार खबरों के बाद दी इनसाइड स्टोरी में बड़ी खबरों की पड़ताल का वक्त हो चला है। सबसे पहले दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दुनिया की तबाही के सामान की। क्या दुनिया पर एटमी जंग का खतरा बढ़ गया है? 2 दिन में 2 अटैक। क्या पीएम मोदी के पलटवार के बाद अब अदानी अध्याय पर ब्रेक लग जाएगा? इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको समझाएंगे। साथ ही बात होगी हैदराबादी भाईजान की। पीएम मोदी से अदावत क्या सिर्फ सियासत है? इसकी इनसाइड स्टोरी भी आप समझेंगे। मोदी की प्रचंड चुनौती के बीच आखिर विपक्ष क्यों फ्रंट खेल रहा है? इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको समझाने वाले हैं। और दर्द की तस्वीरें भूकंप से तबाह हुए तुर्की से आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता वहां का ताजा हाल आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दी इनसाइड स्टोरी में उस खतरे की बात जो दुनिया के सिर पर एक नए संकट के रूप में मंडराता दिख रहा है। संकट नॉर्थ कोरिया से सामने आया, जहां के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों की खुलेआम नुमाइश करके पूरी दुनिया को डरा दिया है। तो क्या दुनिया एटमी जंग के मुहाने पर खड़ी है? धरती के इस छोर से दूसरे कोने तक तबाही मचाने वाली एटमी मिसाइलों की खेल। आकाश से पाताल तक खाक में मिलाने वाले हथियारों का जखीरा। टैंकों और तोपों की इस बारात को देख लीजिए और इतना समझ लीजिए कि जिस दिन उत्तर कोरिया के तानाशाह का माथा सनका, उस दिन दुनिया स्वाहा। ये उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। लेकिन इन तस्वीरों का खौफ अमेरिका से जापान तक महसूस किया जा सकता है। मौका नॉर्थ कोरिया की फौज के 75वें जलसे का था। इस मौके पर प्योंगयांग के मिसाइल वाले सनकी ने दुनिया की तबाही के मंसूबे का सबसे नया सबूत पेश कर दिया। जैसे जैसे एटमी मिसाइलों का काफिला आगे बढ़ता गया, तिकड़मी तानाशाह के चेहरे की चमक उतनी बढ़ती जाती। परेड में नॉर्थ कोरिया की न सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को दुनिया के सामने लाया गया, बल्कि तबाही का दूसरा नाम एटमी मिसाइलों से भी दुश्मनों को डराया गया। बात इतनी सी ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने पहली बार सबसे बड़ी ICBM-11 हाउसोंग 17S को दिखाया। दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुनिया के हर कोने पर हमला कर सकती है। खास बात यह है, हाउसोंग 17 का परीक्षण पहली बार 2022 में किया गया था। किम जोंग 36 दिनों के बाद दुनिया के सामने आए। खास बात यह, तानाशाह अपने पूरे खानदान के साथ दुनिया को खौफजदा करने वाला तमाशा देखने आया था। पहली बार किम जोंग उनकी बेटी यूएई की तस्वीर भी दुनिया के सामने आई। यूएई फिलहाल 9 साल की है, लेकिन माना जा रहा है किम की तानाशाही वाली विरासत को आने वाले दौर में यूएई संभालेगी। रिपोर्ट के मुताबिक परेड से पहले किम जोंग उन ने अपने जनरलों के साथ सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें नई मिसाइलों के परीक्षण के साथ ही युद्ध की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। सवाल यह है, क्या उत्तर कोरिया युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या सन की तानाशाह ने एटमी जंग की तैयारी कर ली है? इन सवालों का जवाब प्योंगयांग की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसने दुनिया के दादा अमेरिका से लेकर जापान तक को टेंशन दे दी है। जिस तरह से किम जोंग उन ने एटम बम दागने वाली मिसाइलों की नुमाइश की, उसने व्हाइट हाउस को इशारा दे दिया, क्योंकि उत्तर कोरिया का दावा है कि यह मिसाइल अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद सकती है। लेकिन सवाल है, तानाशाह अमेरिका पर अटैक का ऑर्डर दे सकता है? सन की कुछ भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो इनसाइड स्टोरी में बात कर लेते हैं अदानी विवाद की, जिस पर संसद में भारी हंगामे के बीच आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी।
कांग्रेस के हमले के जवाब में पीएम मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक का जिक्र किया और फिर सीना ठोक कर कहा, पूरे विपक्ष पर मोदी भारी हैं। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। अब आपको जनता नकार दे रही है कि आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेले मोदी सब पर भारी। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष अदानी मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी से जवाब मांग रहा था। हंगामा हो रहा था और जवाब ऐसे मिला। पीएम मोदी राज्यसभा में 80 मिनट बोले, एक दिन पहले लोकसभा में 85 मिनट बोले। राज्यसभा में तो पीएम के जवाबी हमले की जद में सबसे ज्यादा आई कांग्रेस। कांग्रेस के आरोपों पर बोले, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। लेकिन आज पीएम मोदी के तर्कश से सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, नेहरू गांधी परिवार के लिए भी तीर निकले। पीएम के भाषण में नेहरू भी थे और इंदिरा गांधी भी। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार। तो कांग्रेस के 60 साल, नेहरू के नाम की योजनाएं और इंदिरा गांधी का दौर। पीएम मोदी ने कांग्रेस के हमलों का जवाब देने के लिए पूरे नेहरू गांधी खानदान का जिक्र कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष ने नॉन स्टॉप हमला किया, नारेबाजी की, लेकिन पीएम फिर भी बोलते रहे और आखिर में सीना ठोक कर बोले, सब पर भारी पड़ रहा हूं। देश देख रहा है एक अकेला
कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन विपक्ष अदानी मुद्दे पर जवाब मांगता रहा, नारे लगाता रहा। अदानी मुद्दे पर विपक्ष ने लगातार जेपीसी जांच की मांग उठाई। जेपीसी से जांच कराओ। विपक्षी सांसद पीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं, कह रहे हैं पीएम मोदी ने अदानी मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ये नारा हमने लगाया और हमने कहा जेपीसी बनाओ भ्रष्टाचार के मामले में। मैं मोदी जी के लिए 2 लाइन कहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। अडानी जी पे जो प्रश्न उठे हैं कल, वो लोकसभा में जवाब देते एक शब्द नहीं बोला। आज कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी कि यहाँ भी कुछ बोले, यहाँ भी कुछ नहीं बोला। तो क्या अदानी चैप्टर अब राजनीतिक तौर पर खत्म मान लिया जाए, या विपक्ष को इसमें अभी मोदी सरकार को घेरने की संभावनाएं दिख रही हैं? इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आइए इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और अंकित, सवाल यही कि क्या अदानी चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा, विपक्ष पर जिस तरीके से करारा प्रहार कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? जी फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि जो विपक्ष से जुड़े हुए तमाम नेता हैं उनसे जब हमने बात की है तो जो इनसाइड स्टोरी निकल के सामने आई है वो तो यही बता रही है कि विपक्ष अभी इस मामले को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी एक ताकत भी यही है बीजेपी सरकार में और बीजेपी सरकार की, कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई सीधे तौर पर दाग नहीं है, कोई सीधे तौर पर आरोप नहीं है। विपक्ष यहाँ क्या कर रहा है? विपक्ष यहाँ पर अडानी का जो मामला है उसके जरिए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से हमने दोनों सदनों में देखा, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से अडानी का नाम जोड़ता हुआ नजर आया है। और आने वाले दिनों में भी ये मामला इसी तरीके से तूल पकड़ता रहेगा, क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर भी पीएम से और अडानी का जो लिंक है इसको घेरने की रणनीति बनाई हुई है। और ये मुमकिन है कि ये नैरेटिव सेट किया जाए कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की कोई उसको परवाह नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस जानकारी के लिए आपका। अदानी मामले पर संसद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि हिंडनबर्ग अगर भारत में होता तो उस पर यूएपीए लग जाता। ओवैसी ने चीन की बात की, मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर जोरदार वार किए। सवाल यह है कि ओवैसी की प्रधानमंत्री मोदी से अदावत क्या सिर्फ सियासत है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देगी? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी? ये बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए मुसलमानों का है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं। देश में चुनाव के दिन करीब आए हैं। हैदराबादी भाईजान फिर तशरीफ लाए हैं। चुनाव आते तो सब लोग जो धोखा देते आ जाते हैं कि नहीं नहीं ओवैसी की बात में मत आओ। मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता है। एक मुद्दत के बाद असदुद्दीन ओवैसी नजर आए, संसद में शब्दों के बाण चलाए, सरकार पर इल्जामों की नई फहरिस्त लगाई। अदानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में देर भी नहीं की। अगर हाइडनबर्ग के लोग इंडिया में होते तो यूएपीए लग जाता उनके ऊपर अभी तक। और 28 लोगों की जो नामों की लिस्ट है जो भारत के बैंकों को चूना लगाकर भाग चुके हैं, उसमें किसी भी मुगल आजम का नाम नहीं है उसमें। तकरीर में मजहब, सियासत में मजहब, जज्बात में मजहब, हर बात में मजहब। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का आगाज और अंजाम मजहबी तकरीरों से ही होता है। इसी सियासत की बदौलत ओवैसी हैदराबाद से दिल्ली की सत्ता को चुनौती देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ललकारते हैं। सवाल ये, ओवैसी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये कैसी अदावत है? ओवैसी के निशाने पर हर वक्त पीएम मोदी क्यों होते हैं? ये सवाल इसलिए
क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, हैदराबादी भाईजान के जुबानी तीरों का एंगल देश की सर्वोच्च सत्ता की तरफ ही घूमता रहता है। इसकी बानगी देखिए। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय हाय, गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। आज चीन हमारी जमीन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर छुपकर बैठा है, खुलकर बैठा है, मगर मोदी जी का 56 इंच के सीने में उनकी जबान पर चीन नहीं आता। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। असदुद्दीन ओवैसी चार मीनार की चौहद्दी से देश के सियासी फलक पर चमकने का ख्वाब देख रहे हैं। जानते हैं कि ये ख्वाब देश की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देकर ही पूरा हो सकता है। इसीलिए ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते रहे हैं। सुनो नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी के लोग और आप कहते हैं ना कि 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली। उस इंडिया गेट के ऊपर मिस्टर मोदी 65% मुसलमानों के नाम है। मैं ढूंढ रहा था कि कोई चड्डी का नाम होगा तो नहीं मिला। मैं ढूंढ रहा था कि कोई मोदी के गुरु का नाम होगा, नहीं मिला। ओवैसी संविधान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हक हुकूक की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हैदराबादी भाईजान की तकरीरों का सिरा मुसलमान वोटरों की गलियों तक जाता है। वोटों की इस ठेकेदारी में ओवैसी कई बार बेहद आपत्तिजनक बयानों से भी गुरेज नहीं करते। नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी। क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? जानते हैं कि ओवैसी सियासतदान हैं जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर है, लेकिन क्या इसे सिर्फ सियासत का तकाजा मानकर खारिज किया जा सकता है? ओवैसी क्यों सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं? क्यों उनकी ख्वाहिश नेशनल पॉलिटिक्स में पहचान बनाना है? प्रधानमंत्री मोदी पर हर बात पर निशाना साधने के पीछे ओवैसी का मकसद यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इनसाइड स्टोरी आपको समझाएंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, दरअसल सवाल यही है, ओवैसी का सीधा टारगेट मोदी क्यों? नहीं, देखिए अखिलेश, पहली बात तो ये है कि आपने अभी जो स्टोरी दिखाई दर्शकों को, उसमें ये कहा गया कि जो ओवैसी की जो राजनीति की दिशा है वो मुसलमान वोटरों की गलियों तक जाती है। तो उनको मालूम है कि अगर मुसलमानों को एकजुट करना है, चूँकि उन्हीं की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पिवट का काम करेगा, उनको पता है कि जब तक वो नरेंद्र मोदी को वो निशाने पर नहीं लेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे, तब तक मुस्लिम वोटरों को एकजुट नहीं किया जा सकता। इस तस्वीर का एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है अखिलेश, जो कि कई बार ये बात आती है सामने कि जब असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं तो नरेंद्र मोदी के जो समर्थक है, जो हिंदू वोटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं एकजुट होते हैं। इसलिए कई बार आप देखिएगा कि विपक्षी पार्टियां उनको बीजेपी की बी टीम तक भी कहती हैं, और बीजेपी की कई नेताओं से भी अगर आप बात करेंगे प्राइवेटली तो इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी हमला करते हैं नरेंद्र मोदी पर तो नहीं फायदा होता है। तो इसे अदावत कहें या रफाकत, ये तो दर्शकों को सोचना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज पर द इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के खुजली वाले मंत्री सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। आखिर मंत्री के साथ ऐसा क्या हुआ, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मंत्री जी अपना बदन खुजला खुजला कर परेशान हो गए। इस कदर परेशान हुए कि झुंझलाहट में पब्लिक के सामने ही कुर्ता भी उतार दिया। कई बार पानी से हाथ पैर धोया, मुंह धोया, लेकिन खुजली गई नहीं और मंत्री जी का वीडियो वायरल हो गया। सोलह पता चला कि भीड़ भाड़ में किसी ने मध्य प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र सिंह को खुजली करने वाला पाउडर लगा दिया। उसके बाद मंत्री जी की वो हालत हुई, पूछिए मत। असल में हुआ ये कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र सिंह विकास यात्रा पर निकले थे।
एमपी के मुंगावली इलाके के देवरची गांव में उनके साथ किसी ने शरारत कर दी। फिर तो लोग विकास यात्रा भूल गए और मंत्री जी की खुजली की ही चर्चा होने लगी। द इनसाइड स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अदानी विवाद को विपक्ष क्यों तूल दे रहा है? जाहिर है इसका जवाब है राजनीतिक फायदा। चुनाव तैयारी चुनाव की है, मिशन 2024 की है। विपक्षी नेता अपने अपने स्तर पर इस तैयारी में जुटे हैं और बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब इसी तैयारी में चर्चा तीसरे मोर्चे की हो रही है। यूपी से अखिलेश यादव ने तीसरे मोर्चे की नई तान छेड़ी है। पार्टियां मिलकर के फ्रंट बनाएं, गठबंधन करें, और इस तरह के काम में मैं समझता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी काम कर रही थी और वो अभी भी इस प्रयास में है, नीतीश जी भी इस प्रयास को कर रहे हैं। विपक्षी खेमे के नेताओं के जुटान की दो तस्वीरें हैं। दोनों ही तस्वीरें इसी साल की हैं। लेकिन यूपी में विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद में जुटे अखिलेश यादव सिर्फ केसीआर, ममता और केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं। लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पिछले साल से तीसरे मोर्चे की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। एक ऐसा मोर्चा जिसमें कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां नहीं होंगी। तीसरे मोर्चे के 3 ताल में हर नेता का अपना अपना आलाप है। केसीआर अपना मोर्चा बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपना मोर्चा बनाना चाहती हैं, पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल की तमन्ना भी अपना मोर्चा बनाने की है। और इस मोर्चेबंदी में सभी रास्ते शरद पवार की तरफ पहुंचते हैं। ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे के लिए शरद पवार से मुलाकात कर चुकी हैं। अब अखिलेश भी शरद पवार का नाम ले रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि शरद पवार जी का प्रयास हमेशा रहा है कि एक विकल्प के रूप में कोई न कोई पार्टियां मिलकर के फ्रंट बनाएं, गठबंधन करें। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान व्यापारियों को निराश किया है और कुछ लोगों को मुनाफा कमाया है, आने वाले समय में जनता इनको हटा देगी। विपक्ष के नेता शरद पवार नीतीश कुमार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन पेच ये है, शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ हैं, बिहार में नीतीश की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। हाल के दिनों में 2 बार कांग्रेस के बगैर तीसरे मोर्चे की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। 18 जनवरी को केसीआर ने खम्मम में रैली की थी। इस रैली में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के नेता मौजूद थे। 25 सितंबर 2022 को हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल ने 17 पार्टियों के 25 बड़े नेताओं को बुलाया। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, सीताराम येचुरी जैसे नेता शामिल हुए थे। जवाब में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया था। हालांकि इसमें पहुंचे चंद नेता ही। बावजूद इसके कांग्रेस कह रही है उसके बगैर कोई विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता है। शरद पवार जी का बड़ा साफ स्टैंड है कि कोई भी मोर्चा बगैर कांग्रेस के नहीं बन सकता और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सबसे बड़े दल को हटाकर को मोर्चा बन ही नहीं सकता है। सही समय पर 1 to 1 होगा और कांग्रेस के बगैर किसी मोर्चे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी केसीआर ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, तब भी उनका ये प्रयास नाकाम रहा था। लेकिन इस बार अपनी पार्टी का नाम बदलकर केसीआर ने जता दिया है उनका भी दिल्ली कूच का इरादा है। अब अखिलेश भी तीसरे मोर्चे का राग दोहरा रहे हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शायद इसीलिए विपक्ष को भानुमति का कुनबा भी कह दिया जाता है। इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगी हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, कहा तो बात शुरू हुई थी मोदी विरोधी मोर्चे से और हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से थर्ड फ्रंट की बात हो रही है।
बिल्कुल अखिलेश, महाभारत में तो ये कहा गया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन कलयुग की कूटनीति में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अगर ममता बनर्जी ने 2019 की जनवरी में यानी 19 जनवरी 2019 को इसी बंगाल में, इसी कोलकाता में एक मंच पर 19 पार्टियों को लाके खड़ा कर दिया था, तो वो 2019 की कवायद के साथ एक तीसरे मोर्चे की शुरुआत जरूर हुई थी। लेकिन अब क्या तस्वीर बदल गई है, क्योंकि कांग्रेस खुद दिल्ली में यानी कि केंद्र में डबल डिजिट में है लोकसभा में, और ऐसे में तीसरे मोर्चे की बात जब होती है तो ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस हो, एनपीपी हो, एनसीपी हो, या इन सारे छोटे दलों को एक साथ लाने के लिए यानी कि एक सूत्र में बांधने के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं होगा। जिस तरह से केसीआर ने खम्मम में तृणमूल कांग्रेस को नहीं बुलाया, तो वो एक बात को साफ जरूर कर देता है कि हम डबल स्टैंडर्ड के मूड में हैं। यानी कि विपक्ष, जैसा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि पूरी ईडी ने विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की राजनीति एक तरफ और राज्य की चुनाव की राजनीति मनोज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। और खबरों में अब हम आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं कुदरत के कहर से कराहते तुर्की और सीरिया की। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जहन को झकझोर देने वाली, विचलित करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अगर तुर्की और सीरिया के दुख, दर्द, उम्मीद और हौसले को समझना है तो आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। शहर शहर बर्बादी का मंजर और दीवारों को काटती मशीनों का शो। तुर्की से लेकर सीरिया तक इसी तरह मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। किसका कलेजा ना कांप जाए इस मंजर को देखकर, कौन ना सहम जाए ऐसी बर्बादी देखकर। लेकिन आपको देखना होगा उस हौसले को, उस दर्द और दुख को जिसे सदियां याद रखेंगी। कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीर तुर्की की है। जमींदोज हो चुके आशियाने के मलबे में दबी बेटी का हाथ पकड़े इस पिता की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। बेटी की मौत हो चुकी थी, लेकिन पिता ने अपनी लाडली का हाथ नहीं छोड़ा। बर्फीली हवाओं और बारिश के बीच ये पिता अपने जिगर के टुकड़े का हाथ थामे रहा, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता चमत्कार ही हो जाए। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। भाई को बचाने के लिए बहन ढाल बन गई, कुदरत से लड़ गई। सीरिया के वेस्नाया शहर में भूकंप से घर गिरने लगा तो इस नन्ही मासूम ने सीमेंट के मोटे बीम की परवाह किए बिना अपनी नन्ही पीठ को ढाल बना दिया। दोनों मासूम कई घंटे तक इसी हालत में रहे। बाद में दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बेटे को सीने से लगाए दहाड़े मारकर रोते इस शख्स के दर्द को समझ सकते हैं, जिसके पूरे परिवार को भूकंप ने लील लिया। परिवार के 12 लोग इसी मलबे में दफन हो गए, सिर्फ बेटा जिंदा बच पाया। कल्पना कीजिए क्या बीत रही होगी इस शख्स पर जिसे जिंदगी भर आंसू बहाने का गम मिला। मलबे में भी जिंदगी मुस्कुराई है। ये तस्वीर उत्तरी सीरिया से आई, जहां भूकंप के बाद पूरा परिवार मलबे में दब गया था। बावजूद इसके बच्ची का जन्म हुआ, मासूम को सुरक्षित निकाल भी लिया गया। लेकिन अफसोस इस मासूम के माता पिता और 4 भाई बहनों को नहीं बचाया जा सका। थोड़ा वक्त दे दो, लाडली को सीने से लगाना है। एक पिता की पीड़ा को समझना है तो इस तस्वीर को देखिए, जो अपनी मासूम बेटी के शव को सीने से लगाए अंतिम संस्कार देरी से करने के लिए गुहार लगा रहा है। तस्वीर सीरिया की है। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे एक पिता का कर्तव्य और एक पुत्र का जीवन छिपा है। भूकंप के वक्त पिता अपने बेटे की ढाल बन गया, पूरा मलबा अपनी पीठ पर सहते हुए दम तोड़ दिया। लेकिन बेटे को खरोंच तक नहीं आने दी। बचाव कर्मी जब पहुंचे तो पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन बेटे की सांस चल रही थी, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। आइश आइश, अल्लाहु अकबर। धूल से सना चेहरा, खौफ बयां करते शब्द और दुनिया से गुहार लगाता युवक। कुदरत के कहर और तबाही के मंजर से जिंदगी की जंग इसी को कहते हैं। लड़के का परिवार मलबे में दबा है।
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأرفز الحمود أضل عايش لكن زاد الفيديو नज़ल। तुर्की की ये तस्वीर झकझोर देगी। बच्ची का पूरा शरीर मलबे के ढेर में दबा है, लेकिन जीने का हौसला बरकरार है। कई घंटों तक ये लड़की इसी तरह मलबे के ढेर में दबी रही। आखिरकार 40 घंटे के बाद बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया। दुख और दर्द की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिसे समझना आसान नहीं। हजारों परिवार खाक हो गए, हजारों मासूम यतीम हो गए। किसी का पिता, किसी की माँ, तो किसी के कलेजे के टुकड़े को भूकंप ने लील लिया। दुनिया ने दरकती दीवारों और जमींदोज होते आशियाने देखे, लेकिन तुर्की और सीरिया के लाखों लोगों के इस दर्द को देखने के साथ महसूस करना भी जरूरी है। एबीपी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो तुर्की पहुंचा है। इनसाइड स्टोरी समझते हैं तुर्की में मौजूद हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय से। प्रणय, आप वहां पर मौजूद हैं, सारे दृश्य को खुद अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। क्या इतनी बड़ी जो ये आपदा सामने आई है, इसके लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार? जाहिर तौर पर कुदरत तो जिम्मेदार है ही सही, लेकिन कुदरत पर सारा दोष नहीं दिया जा सकता अखिलेश। इसके लिए मानवीय चूक भी जिम्मेदार है। और ये जो इमारतें पीछे आप देख रहे हैं ना, जो इसमें जिसमें दरारें आ चुकी हैं, इस तरीके की तमाम दरकती हुई इमारतों के साथ साथ यहाँ पर ऐसी भी इमारतें मौजूद हैं जिनके ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी साफ तौर पर इस चीज़ का अंतर था कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया गया, मटीरियल इस्तेमाल किया गया। और इस मानवीय त्रासदी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि 24 साल पहले तुर्की में भूकंप आया था और उस भूकंप के बाद बहुत सारे बिल्डिंग बायलॉज चेंज किए गए थे। ये सख्त रूप से कहा गया था कि बेहतर कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल का सामग्री जो है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका इवैल्यूएशन भी मैंडेटरी किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस सिस्टम के अंदर कोई चूक हुई है और जिसका खामियाजा लोगों ने अपनी जिंदगी से चुकाया है। और यहाँ जो नजर आ रहा है इस दर्द के पीछे बहुत बड़ी वजह यह भी क्योंकि बिल्डिंग जिस तरीके से कोलैप्स हुई हैं, बिल्डिंग्स जिस तरीके से टूटी हैं इस पूरे इलाके के अंदर, वो साफ बताता है कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की भी कहीं ना कहीं कोई खामी थी, जिसके अंदर बायलॉज की भी कोई खामी थी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जानकारी प्रणय आपने ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।